नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज जिस विषय पर हम आपसे संवाद करने के लिए बैठे हैं वो विषय बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है और एनडीए से खास करके जुड़ा हुआ है। एनडीए कितना महागठबंधन से प्रभावित है या फिर कहा जाए कि कितना ज़्यादा तेजस्वी यादव को देख करके चिराग पासवान में स्पार्क आया है, क्योंकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। एक तेज है तो दूसरा चिराग है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब आपके सामने उदाहरण हो तो आप हिसाब को सोल्व कर लेते हैं। लगभग वही स्थिति लगभग देखी जा रही है। एक निजी चैनल से बात करते हुए रामविलास पासवान, जो कि बिहार के राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी और देश की राजनीति में भी उन्हें एक बड़े राजनीतिक फैसले लेने वाले और सही फैसला सही समय पर लेने वाले के रूप में जाना जाता है। मौसम वैज्ञानिक भी उनको कहा जाता है। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं, वो इस बात को बताती है कि उनकी भी इच्छा है कि लालू प्रसाद की तरह अपने बेटे को भी वो बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान अपनी क्षमता और अपना काबिलियत के दम पर बिहार के मुख्यमंत्री बने, ऐसा उनकी इच्छा भी है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए ये संभव नहीं लगता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं और हमने आपको शुरू में ही हेडिंग में ही बताया है कि किस तरह से चिराग पासवान ने एकदम क्लियर स्टैंड अपना कर दिया और इस स्टैंड को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो उन्होंने भीतर खाने में बात की है, उसको लेकर के बेचैनी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बढ़ गई है। अब स्थिति यह है कि लगातार इन बातों को दोहराते हुए चिराग पासवान ने कई ऐसी बातों को कालांतर में कहा है जिसका जोड़ करके आप एक कड़ी के रूप में पिरो सकते हैं। चिराग पासवान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2014 में जब वो एनडीए के साथ आए थे तब से लेकर के अब तक ऐसे कई बातें हुई हैं जो 2014 में तय हुई थी और गठबंधन को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने तरफ से त्याग किया है, पर अब वो समय पार करता जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2014 के बाद 2015 में भी एक समझौता हुआ जिसमें हमें अपनी सीटों का त्याग करना पड़ा। कई ऐसे दल आ गए जिनके लिए समायोजन करने के लिए हमें भी अपनी सीटों का त्याग करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कई दल आ गए जिसके कारण हमें अपनी सीटें छोड़नी पड़ी थी, लेकिन 2014 में जो समझौता था उस समझौते के तहत अब आगे बढ़ने वाला समय आ गया है। चूँकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और 2019 में भी बहुत सारी बातें हुई थी, वो बातें भी अमित शाह के साथ हमारी तय हो गई थी। अब अगर नीतीश कुमार किसी को पार्टी में लाते हैं और उनके तरफ से कोई आता है या किसी के तरफ से कोई आता है तो वो अपनी सीटों में से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, बांटे। हम अपनी सीटें नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और नीतीश कुमार के स्टैंड और उनकी आइडियोलॉजी से हट करके अपनी आइडियोलॉजी पर अब काम करना शुरू करे। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए सोचना चाहिए। इस पर भी हम चर्चा कई बार आपसे कर चुके हैं। अब स्थिति यह है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे, आपको पता होगा कि आज से 6 महीना पहले जब कोरोना संकट नहीं था तब चिराग पासवान ने साफ तौर पे उनकी पार्टी के तरफ से स्पष्ट संकेत आए थे कि वो 120 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन बातों के खुलासा के बाद इस पर चिराग पासवान ने भी अपनी बातें रखी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि हमारे गठबंधन में हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वो स्वतंत्र हैं और वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तैयारियां तो वो कर रहे हैं। इसके बाद से एक छोटा सा वैक्यूम आया था। उस वैक्यूम को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए की अटूट हिस्सा है। लेकिन चिराग पासवान
जिस तरह से नीतीश कुमार की नीतियां बदल रही हैं, उनकी योजनाएं बन रही हैं, उसको लेकर के संशय की स्थिति में है। जिस तरह से खबरें आपने सुनी होगी और हमने भी आपको बताई है कि उनकी नज़दीकियां जीतन राम मांझी से बढ़ रही हैं और भी कई लोगों से बढ़ रही हैं। असमंजस की स्थिति में है नीतीश कुमार, और साथ ही नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करके ये चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक सीटें एनडीए के खाते में से अपने पास रख लें। 2005 और 2010 इसके उदाहरण हैं, लेकिन तब स्थिति थोड़ी अलग थी, अब स्थितियां अलग हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि वो डोमिनेट करना चाहते हैं, और ऐसा गठबंधन में नहीं होता है। सबको बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2015 में जब तेजस्वी यादव चुनावी रण में उतरे थे, लालू प्रसाद ने दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था, अपने दोनों बच्चों को, तो नीतीश कुमार उसके कोच बने थे, और उन्होंने 2015 से 2017 तक तेजस्वी यादव के साथ बेहतर राजनीति करने का प्रयास किया था, और लगभग ये बातें हुई भी थी। अपने विभाग में अच्छा काम करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक आइडल के रूप में सामने रखा था, और ये बातें बता दिया था कि अगर लालू और राबड़ी शासन को लेकर के किसी को कोई संशय है तो उस संशय को निकाल दे। अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं तो उसे अब दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि जनता को लगता है कि लालू और राबड़ी शासन में कुछ गलती हुई है तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। और ये राजनीति में एक अलग तरह की धारा को जन्म देता था, क्योंकि राजनीतिक लोग अपनी गलतियां मानने से ज़्यादा उन गलतियों पर पर्दा डालने की बातें करते रहे। नीतीश कुमार ने भी लगातार 2005 में जो वादे किए थे 2020 तक, यानी 15 सालों में, अभी भी अधूरे के अधूरे हैं। एक बार फिर से वही सब पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं, और अपनी खूबियों को गिनाने से ज़्यादा दूसरे की नाकामियों पर यह पूरी तरह से चल रहा है। आने वाले 2020 के चुनाव की योजनाएं, इस बात को लेकर के भी चिराग पासवान ने भी कई बातें कही थी कि इन 15 सालों में जो हुआ, जो हमने किया, जो एनडीए ने किया, उसे दिखाना चाहिए नीतीश कुमार को, वो दिखाना चाहिए। आज भी नीतीश कुमार की कमजोरी के कारण केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अब चिराग पासवान को सीधे नजर आ रहा है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद पहले ही बार उप मुख्यमंत्री बन गए तेजस्वी यादव, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हो गए। तो क्या चिराग पासवान ऐसा नहीं कर सकते हैं? पढ़े लिखे भी हैं, फिल्मों में भी काम किया है, 2 बार सांसद भी बन चुके हैं। अब उनकी इच्छाएं भी तीव्र होती जा रही हैं, और इन इच्छाओं ने कहीं ना कहीं 2015 में जो महागठबंधन का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले पर मुहर लगा दिया है। चिराग पासवान जहां 120 सीटों का डिमांड कर रहे थे, अधिक सीटें मांग रहे थे, वहां उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो फॉर्मूला 101, 101 और 41 का जो भीतर खाने से बातें आ रही हैं और मजबूत हैं, अगर प्रिंस राज की बात करें तो वो भी उस मजबूती से कह रहे हैं। हमने आपको राजू तिवारी की भी बातें सुनाई, जो संसदीय बोर्ड के बिहार के अध्यक्ष हैं, जिनके जिम्मेवारी में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उनसे भी बातचीत करके हमने बताया था कि किसी भी तरह से इस बार समझौता जो नीतीश कुमार थोपेंगे वो लागू नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान के माध्यम से इस एजेंडे को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में सबको सम्मानजनक मिले, और जो लोग अगर आते हैं तो जिनके द्वारा आते हैं वो अपनी सीटों में से उन्हें हिस्सेदारी दें। इस बात को लेकर के निश्चित रूप से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। नीतीश कुमार एनडीए में अपनी एक मजबूत दावेदारी रखना चाहते हैं, और उस मजबूत दावेदारी में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। एक मुश्किल तो उन्हें तेजस्वी यादव से सीधे सीधे टक्कर मिल रहा है। तेजस्वी यादव लगातार बाढ़ हो, कोरोना हो, चमकी बुखार हो या पटना में पानी हो, सभी को बड़ी बारीकी से देखते आ रहे हैं। कहा भले ही जा रहा हो कि वो गायब रहते हैं, लेकिन इस बार तो बाढ़ में वो कई दौरा करके लोगों से मिल करके और साफ तौर पे नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि आप हमारी बातें न सुने, पर इन जनता जनार्दन की बातें जरूर सुने। इन सब के बीच में नीतीश कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुख्य दर्शक बनकर के इन सारी कवायतों को, चीज़ों को देख रही हैं, कैसे योजना बना करके नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर नीतीश कुमार के ट्रिपल सी पर अपना स्टैंड क्लियर करने का
क्यों ऐसा मौका आया, क्यों उन्हें दोहराना पड़ा कि वो अपने स्टैंड पर हैं, जबकि उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि वो अपने स्टैंड से अलग हो चुके हैं। इन सब के बीच में चिराग पासवान ने जिस तरह से मजबूत और मजबूती से अपनी बातें रख दी हैं, उनके समर्थन में रामविलास पासवान भी हैं। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहली तो ये कि चिराग पासवान अब 41 सीटों से कम पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। दूसरा, अगर कोई एनडीए में 3 के बाद चौथा दल आता है तो जिसके द्वारा आएगा वो अपने हिस्से का सीट देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और तीसरा कि उन्हें अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी साफ नजर आ रही है और यही वो रास्ता है कि दबाव की राजनीति करके ही ये समझौता किया जा सकता है। नीतीश की मुश्किलें यही ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हैं और वो जो जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं। सुशील मोदी अब तक जो उनका स्टैंड रहा है वो भाजपा के स्टैंड से ज़्यादा नीतीश कुमार का स्टैंड रहा है। और एक जैसे नहीं कहा जाता है कि जब राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष के लिए और भरत को गद्दी दी गई तो भरत ने खड़ाऊ रख करके राम का शासन चलाया। बिल्कुल उसी तरह से एक आज्ञाकारी भाई की तरह सुशील मोदी नीतीश कुमार के एजेंडे को लागू करते हैं। अपनी पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार से उनको प्रेम है और अगर उसमें किसी तरह का लक्ष्मण जैसे लोग आ गए तो ये भी कह सकते हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत हमें मारने आ रहा है इसलिए उस पर हमला किया जाए। हो सकता है कि ये बातें नीतीश कुमार को निश्चित रूप से डरा रही होंगी। राम मंदिर की भी बात आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को उसकी पूजाएं करने जा रहे हैं, उस पर भी लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए हम बिहार की राजनीति पर बात करते हैं और बिहार की राजनीति में सुशील मोदी के सीट पर, उनके पद पर, उनके प्रतिष्ठा पर कोई अगर बंटवारा करे उन्हें बर्दाश्त नहीं है और खुद नीतीश कुमार को भी बर्दाश्त नहीं है कि सुशील मोदी की जगह कोई और ले। कुछ दिन के लिए जैसे ही तेजस्वी यादव ने लिया था तो आपने देखा ही कि किस तरह की बातें हुई और किस तरह का योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ बदल गया। अब एक बार चिराग पासवान मुश्किल पैदा कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। देखना होगा कि इनसे कैसे निपटते हैं और इस निपटने वाली क्रिया प्रतिक्रिया और योजनाओं में सुशील मोदी का कितना बड़ा रोल होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार चलते रहता है। बस आपसे आग्रह है कि हम लोग 4 लाख क्लब में पहुँच चुके हैं। अब इस रास्ते को, इस मंजिल को मुकाम तक पहुंचाने का काम आपका है। ये परिवार कैसे बढ़ेगा ये आपको सोचना है क्योंकि प्रतिष्ठा अब आपकी है, क्योंकि आप भारत लाइव के एक सम्मानित श्रोता, दर्शक और सदस्य हैं। सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोग करें, हमारा आग्रह है। शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है हमारी खबरें। बहुत सारी खबरें हमारी वायरल हो रही हैं, उन्हें भी आप देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। लगभग सभी बड़े चैनल ने, मीडिया घरानों ने हमारी खबरों को तरजीह दिया है और साझा भी किया है। इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ख़ास करके अपने बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने ऐसी बेहतरीन जो रिपोर्टिंग है कि तथ्यों को सामने रखा, अपने तरीके से रखा और इसके जो सृजन करता है संपादक नमन मिश्रा जी, उन्हें और भी ज़्यादा बधाई देते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस पूरी टीम को बेहतर ढंग से समायोजित करके एक नए टीम के साथ जिस तरह का इन पिछले 15 दिनों में देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और निश्चित रूप से आप भारत लाइव के दर्शक हैं, आपको भी खुशी हुई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके हमारे सभी बच्चों के देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कोरोना के लिए एक बेहतर संदेश देने की बात हो, या फिर अस्पतालों की स्थिति दिखाने की बात हो, या फिर बाढ़ में डूबता हुआ बिहार दिखाने की बात हो, या और भी बहुत सारी खबरें हैं किस तरह से राजनीतिक दलों के स्वर, सुर और भाषा बदल रहे हैं उसकी बात हो। बहुत सारी बातें हैं जो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मिलते हैं फिर, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।